जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर एसएससी जीडी सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और उम्मीद है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से आप जरूर फायदा उठा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर जो है एसएससी जीडी के अंतर्गत मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस सेट को लगाइए। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या के 3 गुने से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है ना। कोई संख्या है, 21 जोड़ दिया जाए और वो जोड़ने के बाद क्या है, 3 गुने से 7 कम हो जाती है। तो संख्या मान लिया जाए एक्स है, एक्स में आप क्या 21 जोड़ दीजिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपने से 3 गुने से 7 कम, यही हो जाएगा संख्या हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये -7 है तो इधर ले आते हैं और इसको उधर ले चले जाते हैं एक्स को। तो 21 प्लस 7 अर्थात 3x में से x चला जाएगा यानी कि 2x बच जाएगा। और ये क्या हो गया, 21 7 28 है ना, 28 और 2x इधर है, 2 14 28 अर्थात हमारा संख्या निकल के आया 14। यही 14 आपका रिजल्ट हो गया, यानी ऑप्शन आपका जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मोटर कार मुंबई से पुणे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, लेकिन वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या है। ठीक है, इसको देखिए, कुछ नहीं है, ये औसत चाल पे आधारित है और आप लोग जानते होंगे कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हो और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर आता हो तो उसका औसत चाल क्या होता है, 2 गुने एक्स वाई। तो x क्या है हमारा 20 गुने 30 बटे x प्लस वाई यानी 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, पंचों के 20, 4 दूना 8 दिया 24, यानी 24 किलोमीटर पर आवर हमारा औसत चाल उसका था। ऑप्शन जाएगा सी, C4 कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए, 6 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजती है, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए ये 6 घंटी है और 6 घंटी जो है बजना है एक साथ। तो यहाँ पे जब भी घंटी बत्ती ये सब आवे जलने और बजने की बात, तो हमेशा जो है याद रखिए एलसीएम निकाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या है भी नहीं एलसीएम में, 2 4 6 8 10 12 है। तो आप देखेंगे 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम आपका 120 हो जाएगा। देखिए जब आपको सिलेक्शन लेना हो तो बहुत चीजें आपको मन में करना होगा, अन्यथा आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। कॉन्सेप्ट विधि, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ अपना लॉजिक लगाना, कुछ चीजों को मन में कैलकुलेशन करना जरूरी होता है, तभी वो और लोगों से आपको हटके बनाएगा। तो इसलिए 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा, है ना। ये लो सौ हमारा निकल के आगे आ जाएगा इसका 120, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड है ना, ये सेकेंड है। तो ये पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो इसको हम लोग मिनट बना देंगे। तो मिनट बनाने का मतलब हो गया कि 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट में वो फिर बजेगी। तो 2 मिनट में बजने का मतलब है कि कह रहा है कि 30 मिनट में कितने बार बजेगा। आइए देख लेते हैं। अगर पहले घंटी एक बार बजेगा, ठीक है, बजा दिए घंटी, अब जो है यहाँ से काउंट होगा समय का, यानी 2 मिनट के बाद फिर बजेगा, फिर 2 मिनट के बाद बजेगा, फिर 2 मिनट के बाद बजेगा, फिर 2 मिनट के बाद इसी तरह से बजते जाएगा। आइए देखते हैं। हमने जो है 2 2 4 6 8 मिनट लिया, 8 मिनट में देखिए कितना, 1 2 3 4 5 बार बजा। क्यों बजा, तो ये जो पहले बार हम बजाते हैं इस समय का काउंटिंग हमारा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 8 मिनट में अगर 8 को 2 से भाग दें तो क्या है, 4 बार होता है, लेकिन एक प्लस अर्थात 5 बार बजना है। चूंकि एक बार जो बजाए पहली बार उसका समय का काउंटिंग नहीं होता है, इसलिए हम लोग एक उसमें जोड़ करके आंसर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे जब आएंगे तो क्या होगा, हमको 30 मिनट में पूछा जा रहा है, तो 30 भाग हम लोग क्या करेंगे, 2, अर्थात 2 15 30 और एक इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 16 बार वो बजेगा। अब 16 बार क्यों बजेगा ये हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा वो डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए ये तो पुनः क्वेश्चन है। आइए, यदि पिता माता से 7 वर्ष बड़ा है और माता की आयु अब पुत्री की आयु की 3 गुनी है, बेटी अब 10 वर्ष की है, बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत वैसा क्वेश्चन है जो आप जो है बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। तो है क्या, देखिए पिता माता से 7 वर्ष बड़ा है, यानी पिता क्या है, माता से 7 वर्ष बड़ा है और माता की आयु अब पुत्री की आयु की 3 गुनी है। बेटी अब 10 वर्ष की, बेटी है 10 वर्ष का दिया हुआ है, तो अब पुत्री की आयु की 3 गुनी कौन है, माता, तो 10 दिया, 30 वर्ष माता हो गया, है ना। 30 वर्ष माता हमारा क्या हो गया, 30 वर्ष का,
और पिता क्या है 7 वर्ष बड़ा है, तो पिता की उम्र क्या होगी, पिता की उम्र 30 7 37 वर्ष हो गया। और पुत्री हमारा क्या है 10 वर्ष का है। ठीक है, ये हमारा तीनों का उम्र आ गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो बेटी के जन्म के समय तो बेटी अभी 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष पूर्व में जाएंगे, तो इसका क्या होगा माइनस हो जाएगा 10 वर्ष पूर्व, यानी ये 0 वर्ष की हो जाएगी। तो पिता भी 10 वर्ष पूर्व जाएगा, तो 10 वर्ष पूर्व जाने का मतलब है 10 वर्ष माइनस, यानी कि पिता जो है 27 वर्ष का था, है ना। जिस समय बेटी का जन्म हुआ था उस समय पिता क्या था 27 वर्ष का। चूंकि अभी पिता का उम्र 37 वर्ष है और बेटी उसकी 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले अगर पिता की उम्र देखेंगे तो जो है 27 वर्ष, तब ना पुत्री का जन्म होगा, है ना। 10 वर्ष पूर्व में जाएंगे, यानी 10 वर्ष पहले पुत्री का जन्म हुआ था। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा 27, यानी ए नंबर, है ना। ए फॉर अचीव योर गोल। था क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन था क्या, बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र, तो बेटी की उम्र दिया हुआ है 10 वर्ष, और पुत्री की आयु की 3 गुनी है कौन, माता। तो माता 3 गुनी है, तो माता 30 वर्ष, और पिता क्या है 7 वर्ष बड़ा है, तो पिता 37 वर्ष का है, और पुत्री 10 वर्ष का ऑलरेडी है ये है। और जो है क्या है पुत्री की उम्र पिता की उम्र पूछा जा रहा है पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री का अभी 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले हम चले जाएंगे, तो 10 वर्ष पहले पुत्री का उम्र जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी उस समय उसका जन्म हुआ था, तो पिता की उम्र भी 10 वर्ष घटेगा 27 वर्ष। अगर माता का उम्र पूछा जाता तो उसमें भी 10 वर्ष घटाएंगे, तो माता उस समय 20 वर्ष की रही होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सभी चीज को पेन कलम से करेंगे तो संभव नहीं है सिलेक्शन लेना, इसलिए सिलेक्शन जब लेना हो तो जो है लॉजिक और कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में करना ही करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक विद पाई चार्ट दिया हुआ है, और पाई चार्ट में कह रहा है 30,000 लोगों के सैंपल पर किए गए लोगों की खाद्य सामग्री वरीयता पर सर्वे के आंकड़े हैं। 30,000 लोगों का ब्रीज चार्ट दिया हुआ है, और इसमें क्या है खाने का जो है रुचि इसमें दिखाया गया है कि कौन क्या कितना लोग खाता है, और सभी क्या है आपके पास देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 30% सब्जी है, 20% रोटी है, 15% सलाद है, 13% अंकुरित चना है, 11% फ्रूट फल है, 6% मीट है, और 5% मछली है। इस तरह से सभी लोग खाने का प्रेफरेंस दिया हुआ है कि इस तरह से लोग पसंद करते हैं, और उसमें टोटल लोग कितना है 30,000 लोग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 30,000 लोग हैं, और इसी से आप जो है क्वेश्चन को उठाएगा इसी परसेंटेज से। तो ब्रिज चार्ट में आप जो सभी परसेंटेज देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 30,000 के बराबर कितना है 100% के बराबर ये हमारा 30,000 है। ध्यान दीजिएगा ये 30,000 है, तो हम यहाँ से 1% निकाल के रख लेते हैं, चूंकि इसलिए कि इसी से संबंधित क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा हमेशा। परसेंटेज है चूंकि, तो परसेंटेज जब पूछेगा सलाद या सब्जी या वेजिटेरियन जो भी पूछेगा, तो 1% का मान रहेगा, तो उससे हम लोग गुना करके आसानी से निकाल देंगे। अब जो है 1% बराबर 300 लोग हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब्जियां पसंद करने वाले और अंकुरित चने पसंद करने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो सब्जियां, तो सब्जी क्या है 30%, अंकुरित चना कितना है 13%, 30 10 40 3 43 है ना, 43 हो गया। 43 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिया 9, यानी 43 गुने 300 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 जीरो और 9 और 12, यानी कि 12,900। यानी कि सब्जी पसंद करने वाले और अंकुरित चना पसंद करने वाले 12,900 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन चला जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। है क्या, सब्जी देखिए 30% यहाँ सब्जी है, ठीक है, और 11% हमारा 13% हमारा अंकुरित चना है, तो ये जुट करके कितना हो गया 43% हो गया। तो 1% का मान 300, तो 43% का 43 गुने 3 12,900। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए आइए, यहाँ भी उसी ब्रिज से संबंधित है, तो 1% बराबर हम लोग निकाल के रखे हुए हैं 300 लोग। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। मांस पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या और मछली पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो मांस पसंद करने वाले, तो मांस पसंद करने वाले 6% है, और मछली पसंद करने वाले 5% है, तो 6% माइनस 5% बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1%, अर्थात 1% का मान आपके पास दिया हुआ है 300, यानी कि 300 लोगों का डिफरेंट है मछली और मीट खाने वालों के बीच में, तो 300 हमारा यानी कि सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए उसी से संबंधित है। फल पसंद करने वाले लोग सब्जियों को पसंद करने वाले लोगों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हम लोग 1% के बराबर हम लोग जान रहे हैं कितना है 300 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है फल पसंद करने वाले लोग, तो फल फ्रूट हो गया, तो फ्रूट क्या है 11%, तो 11%, और सब्जियों को पसंद करने वाले लोगों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सब किसका तुलना किया जा रहा है सब्जी से, सब्जी को पसंद करने वाले लोगों का कितना परसेंट है, तो 30% सब्जी है, तो हमारा 30% हो गया यहाँ पे, और क्या हो जाएगा
11% का मतलब 11 गुने 300 और 30% का मतलब 300 गुने 300। हालांकि इसका कोई औचित्य नहीं है ना। आप गुना 100 से कर दीजिए, ये परसेंटेज में पूछा जा रहा है, तो 300 से हमारा 300 खत्म हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 दह के 72 से 110 और 3 तिया 9 2 11 3 छक 18 2 20 3 छक 18 यानी 36.6%। इसका मतलब हो गया कि हमारा ऑप्शन ये नजदीक कौन है, डी ऑप्शन है जाएगा, डी यानी 37%। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, मांस पसंद करने वाले लोगों की संख्या का सलाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या से संबंधित अनुपात क्या है। तो मांस पसंद करने वाला, तो मांस मिस मीट हो गया 6%, और उसके बाद सलाद, तो सलाद हमारा क्या है, सलाद हमारा 15% है। 6% और 15%। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये रेशियो पूछा जा रहा है, तो रेशियो में क्या है, सेम चीज से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारे पास क्या है, 1% बराबर क्या है, 300 है। तो यहाँ 300 से गुना भी कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेशियो में है क्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या यहाँ पूछा जा रहा है। रेशियो निकालने का ही मतलब है कि फिर उसमें कोई भी चीज से भाग हम नहीं दे पाए। तो ये 300 सौ देंगे तो 300 से फिर हमको भाग देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। सीधे परसेंटेज का रेशियो देखिए क्या है, तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अर्थात 2:5 यानी कि 2:5 है, यानी ऑप्शन आपका ए गया। यानी मांस पसंद करने वाले और क्या है, सलाद पसंद करने वालों के बीच रेशियो जो है 2:5 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली संख्याओं 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत 411 है। तो x-1, x-3, x+3 और x+5 का औसत ज्ञात करें। अब देखिए 3 अंकों वाली सभी संख्या है 335, ठीक है, और क्या है 2x5, और क्या है x35 और 63x और 406। आज सभी का औसत आपका एवरेज दिया हुआ है, कितना एवरेज जो है हमारा 411 है ना। तो किस संख्या है पहले ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है और 5 संख्या का एवरेज 411 है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, अर्थात 5 एकम 5 और 5 एकम 5 अब 5 के 20 यानी कि 2055। इसका कुल योग सभी संख्याओं का 2055 है। अब आइए, पूछा जा रहा है कि x के जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा जो कि हमारा इसका मान फिर पूछे निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 411 और उन्हें 5 यानी सभी संख्याओं का योग क्या है हमारे 2055 है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब 6 जोड़ेंगे तो 6, ये x नहीं है पता, तो 6 5 11, 5 16, 5 21। अब 25 पुराने के लिए, 5 पुराने के लिए अंत में क्या है, 4 से हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, 6 5 11, 5 16, 5 21 हो रहा है। यानी 21 का मतलब है कि इकाई का अंक क्या है, 1 आ रहा है। हमको इकाई का अंक 5 बनाने के लिए यहाँ पे अगर वैल्यू 4 रख दे तो 21 4 25 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू हम 4 अगर लगा दें तो देखिए 25 हो जाएगा। 6 4 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5, बाकी क्या रह गया आपके पास 2, ठीक है। हाथ हासिल रहा 2। और फिर आगे चलते 3 3 6, है ना, 3 3 6 और यहाँ पता नहीं है, 6 3 9, तो यहाँ 0 9 हो गया। तो 9 2 11, 11 और कितना इसमें लगा देंगे तो हमारा जो है बीच का संख्या 4 फिर लगा देंगे, तो 11 4 15, 15 के 5 बाकी 1 रहा। क्या गलती हुआ, 6 4 10, 2 12, 3 15, 1 16, ठीक है, ठीक है, 15 1 16 हासिल, 16 और 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा 20 पुर जाएगा। अब देखिए हमारा संख्या पक्का बन गया, यानी x के पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या होगा देखिए, अब सब जोड़िए, 6 4 10, 5 15, 5 20, 5 25 के 5 बाकी में 2 3 2 5 3 8 4 12, 3 15 के 5 बाकी में 1 4 1 5 5 6 5 11, 11 4 15, 2 17, 3 20, ये हो गया। यानी x के जगह पे हमारा मान क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या है, x-1, तो x-1 का मतलब 4 में से 1 जाएगा 3, और x-3 4 में से 3 गया 1, और 4 3 7 और 5 4 9। इसी सभी का औसत चाहिए। औसत का मतलब योग बटे कुल संख्या से भाग, 9 7 16, 1 17, 3 20, अब भाग कितना 4 से, अर्थात 20 बटे 4, अर्थात 4 5 20, अर्थात हमारा जो रिजल्ट आएगा 5, ऑप्शन जाएगा आपका डी। ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो सॉर्ट आउट करेंगे, आसानी से क्वेश्चन आपका बनेगा। बेसिक नहीं रहेगा तो इसका कोई दवाई नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
यदि एक व्यक्ति कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए रुपये 925 का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। एक जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन, ये अधिकतर अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, वो अपने से रिलेट करके देखिए उसको, ठीक है। जितना भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन है अपने जनजीवन में या व्यवहारिक जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित होता है, उसको अपने से रिलेट करके देखिए। यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% का छूट देता है। यानी अगर हम किसी दुकान में या मॉल में जाएं तो क्या है, एक कमीज खरीदेंगे तो वो 6% का मात्र छूट देगा। और वहीं पे कह रहा है कि जबकि वो 2 कमीज, यानी 2 कमीज अगर हम खरीदेंगे तो हमको 2 छूट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक 5% मिलेगा और एक 8% मिलेगा, यानी 2 तरह का छूट मिलेगा। तो पहले कमीज पे हमको 5% देगा और दूसरे कमीज पे भी 8% का छूट मिलेगा। तो क्या कर रहा है, तो आदमी द्वारा 2 कमीज खरीदा गया, तो 2 कमीज खरीदा गया तो इसका मतलब ये दोनों छूट, ये दोनों कंडीशन वो फुलफिल किया, यानी दोनों छूट लेने का हकदार है। अगर एक कमीज खरीदता तो सिर्फ 6% छूट मिलता, लेकिन 2 कमीज खरीदता तो 5% और 8% दोनों छूट लेगा। और छूट लेने के बाद उसने क्या किया, 925 का भुगतान किया। तो पूछा जा रहा है कि जो है कमीज का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइड क्या था। तो सपोज दैट हम मान लें 100x जो है मार्क प्राइड, उसका प्रत्येक कमीज का 100x रुपया मार्क प्राइड था। तो 100x में से जो है 5x छूट पे दिया, तो वो दिया कितना, 95x में दिया। और दूसरा क्या दिया, 92x में दिया, है ना। और टोटल पैसा कितना दिया, वो 925 रुपये, ठीक है। तो अब जो है यहां से देखिए कितना हो गया, 187x बराबर 925, और x बराबर अगर निकालेंगे तो 925 बटे 187। ध्यान दीजिएगा ये x का मान है, तो यानी कमीज का मान निकालना होगा, तो हम लोग 100x का मान निकालेंगे। तो 100x यानी 925 बटे 187, और ये 2 जीरो यहाँ पे और लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे भी जो है हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है गुना भाग करने का कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन आपको एग्जामिनर सेटर जो रहता है कहीं ना कहीं आपके लिए जगह छोड़ के रखता है, बशर्ते कि उसका आप उपयोग कैसे कर पाए। देखिए अब ये क्या है, 92,500 भाग 187 है, देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए लॉजिक का उपयोग करेंगे। क्या है, 18 पचे 90, 5 से ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 पचे 35 के 5, बाकी में 3, 18 पचे 90, 3 93 हो जाएगा। इसलिए जाएगा कितना, पहले बार में 4 बार। देखिए पहला चारों ऑप्शन में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा, बस पहला ऑप्शन आपका हो गया आंसर, ठीक है। मतलब 494 रुपये के लगभग वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, चूंकि 4 शुरू में कहीं पे नहीं था। इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फॉर अचीव योर गोल। तो इस तरह से आप जो है सिर्फ बनाने पे नहीं बल्कि ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए और लॉजिक भी लगाइए कि क्या हम जल्दी, कितना जल्दी उसको जो है आंसर ला सकते हैं। बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप पूरा बोर्ड भर के बनाइएगा, कॉपी भर के बनाइएगा, उससे कोई आपको देखा नहीं जाएगा। देखा जाएगा मेन कि आप रिजल्ट कितना जल्दी लाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मुकुल 9300 धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर। यदि 4 वर्ष बाद वह रुपये 2400 ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% भाग का अनुपात क्या होगा। चलिए ये रूल ऑफ एलिगेशन का हिसाब है। देखिए 2% दिया हुआ है और टोटल ब्याज आपका दिया हुआ है कि 9300 पे 2400 का ब्याज आपको मिलता है। तो सबसे पहले टोटल रेट हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल पे कितना रेट आ रहा है। तो रेट क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, 9300 गुने 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 6 24, ये 600 हो गया। और 3 से फिर काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूना 600। यानी कि रेट हमारा जो निकल के आया टोटल पे 200 बटे 3, 200 बटे 31, सॉरी 200 बटे 31 टोटल रेट। तो आप रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए। रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है, 5% पे है ना, और एक है क्या हमारा 8% पे, ठीक है। और दोनों पे हमारा क्या है 200 बटे 31। अब यहाँ पे बटे में 31 है तो थोड़ा सा झमेला खड़ा करेगा, तो क्या करते हैं सभी में 31 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 31 से यहाँ भी गुना और 31 से यहाँ भी गुना। अब जो है हमारा रेशियो क्या बन के आया, इस तरह से बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 248, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 155। अब जो है यहाँ से हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे। तो 248 में से 200 चला जाएगा, हमारे पास 48 बचेगा, और 155 में ये हमारा 45। अब क्या है, काट दीजिए तो कितना से, तो हम लोग पहले 3 से काट देते हैं, 3 16 48 और 3 15 45, यानी कि 16 अनुपात 15। यानी कि जो है क्या पूछा जा रहा है, तो 5% और 8% के भागों का अनुपात। तो ये हमारा जो निकलता है
रूल ऑफ एलिगेशन में लास्ट में वो रेशियो ही निकलता है, तो 16:15 के अनुपात में, यानी ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी। डी फॉर डाउट क्लियर। तो चलिए, चूंकि समझ गए होंगे, देखिए जब तक आप लॉजिक नहीं प्रयोग करेंगे, जब तक कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है सिलेक्शन होना मुश्किल है। ये हम बार बार कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो है अपने ढंग से ये सब चीजें, बहुत चीजें हम जो है यहाँ पे करके दिखा देते हैं ताकि आप समझ पाए। नहीं तो हम जो है ये सब चीजें आपको करने का नहीं है, ये सब मन में ही करने का है। ये जितना 31 से गुना किए, ये सब आपका मन में करने का है, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं का 2401 गुना हो जाएगी? तो क्या है, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 7 गुना हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 वर्ष में यानी कि 1 का पावर कितना है, 3 पर पावर 1, और ये पावर कितना है 1, और इसी तरह से 2401 गुना होना है। तो 2401 गुना होने का मतलब है कि इसके 7 के पावर में ये टूटेगा, तो 7 के पावर में ये टूटेगा, गुना कीजिए, 7 243 और 243 गुने 7 कीजिएगा तो 7 और फिर वो 2401 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया क्या, 2401 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 पर पावर 4। ये 7 पर पावर 4 है, और ये पावर और इसका बेस, ध्यान दीजिएगा, 2401 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7 पर पावर 4, और इसका बेस और इसका पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के वही हमारा जो है अगले गुना होने के लिए टाइम निकल जाता है। तो टाइम 3 चौके 12 वर्ष, ये आप लोग जानते हैं, और कैसे होता है ये सब बेसिक में है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 चौके 12 वर्ष। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। आइए, ए किसी काम का 2/5 हिस्सा 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 66.2/3% 16 दिन में कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा। चलिए, ए जो है 2/5 भाग, तो ए क्या है 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। और बी जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी 66.2/3%। आप परसेंटेज में इसका मान 66.2/3% है, तो फ्रैक्शन में इसका मान क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे 2/3, और 2/3 भाग वो क्या है 16 दिन में कर सकता है ना। अब क्या होता है, तो 33.1/3% का मान जो है क्या होता है 1/3, और इसी का ये क्या है दुगुना है, यानी 2 गुना कर दीजिए तो ये क्या होगा 33 गुना 66.2/3 हो जाएगा। तो ये 2 से गुना कर देंगे तो 33.3%, ये क्या हो जाएगा 2/3 इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आइए, अब देखिए 2/3 भाग जो है काम 16 दिन में कर सकता है, तो एक भाग काम आपको निकालना है यहाँ से। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है यहाँ पे 1 मान करके, यहाँ पे 1 मान करके इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, आइए ये हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 12 दूना 24/5, या हम लोग क्या सॉरी 12 गुने 5/2 हो जाएगा, यानी 12×5 60/2, या 2 से यहाँ 2 छक 12 काट दे तो 6×5 ये 30 हो जाएगा हमारा, और ये क्या है 2×8 16, तो ये हमारा हो जाएगा 24, यानी कि 30 दिन और 24 दिन, यानी कि 30 दिन में एक भाग काम करेगा ये, और बी क्या करेगा 24 दिन में हमारा एक भाग काम करेगा। ये सब कैसे होता है, ये सब जो है बेसिक आप डिटेल पढ़ेंगे तभी समझ में बातें आएगी। चलिए यहाँ पे हमने बता दिया, इतना जानिए कि 2/5 गुने 12/1 करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद 2 हमारा नीचे चला जाएगा, 12 गुने 5 ऊपर होगा, तो 2 से फिर 12 कट जाएगा, उसी तरह से ये हो जाता है। और इसको अगर देखना चाहते तो इस तरह से देखें कि 2/3 भाग काम है ना, क्या है 16 दिन में करता है, तो एक काम निकालना होगा, तो क्या 16 गुने भागा में आएगा, तो ये उलट के क्या हो जाएगा 3/2, तो 2×8 16, 8×3 24 दिन आ गया ना। तो इसी तरह से ये चीजें हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, इतना डिटेल में जाते नहीं है। चलिए अब आगे आइए, ये 30 दिन में करेगा, ये 24 दिन में करेगा। अब 30-24 का एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 120। ये सब चीजें आपको एकदम निकालने के लिए आपको हैबिट होना चाहिए। 24 और 30 का एलसीएम 20 हो गया, तो 30 चौके 20 और 24 पचे 120, यानी कि 4 और 5 उसका क्या आ गया इफिशियंसी आ गया। अब आइए 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन तक काम करेगा तो दोनों मिलकर के काम करेगा A+B, तो A+B क्या है एक दिन में 5 और 4 9 काम करेगा। 10 दिन तक उसने क्या किया 90 काम किया है ना। अब शेष हमारे पास कितना बच गया 90 काम हट गया, तो हमारे पास 30 काम शेष बच गया। और ये करना किसको है, तो बी अकेले, तो बी का इफिशियंसी देख लीजिए, बी का इफिशियंसी 5 है, तो इसलिए बी जो है उस काम को 30 और काम बचा हुआ है 30 और इफिशियंसी 5, इसलिए डेज 6, यानी 6 डेज में वो काम जो है बी शेष कार्य को कर देगा। पूछा क्या जा रहा है बी अकेले शेष कार्य को पूरा करेगा, तो 6 दिन में कर देगा, अर्थात ऑप्शन ए जाएगा।
ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए देखिए, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या का 20% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और लड़कियों की संख्या का 65% परीक्षा उत्तीर्ण हो जाती है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज और, आप जो है क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, एक एक शब्द को बढ़िया से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद ऑप्शन भी देखिए। दोनों चीज पे आपको ध्यान होना चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए आप कोई भी जो है चीजें और बच्चे से हट के आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं सब अगर जनरल तरह के करेंगे तो क्या आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जब तक आप में कुछ विशेष गुण नहीं होगा तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो है हमेशा बढ़िया से पढ़िए और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, और कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार में क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, यानी कि पढ़ लीजिए कि वो क्या मांगा जा रहा है। तो है क्या, एक स्कूल में छात्रों की संख्या 60% लड़के हैं, तो लड़का अगर बॉयज अगर 60 है तो यहां से दूसरा रिजल्ट निकल गया क्या, गर्ल हमारा 40 है। यानी परसेंटेज की बात है तो हमेशा हम 100% पे बात करेंगे, है ना। तो 60 और 40 है। अब क्या कर रहा है, यदि लड़कों की संख्या का 20% अनुत्तीर्ण है, यहाँ पे देखिएगा अनुत्तीर्ण है, और पूछा क्या जा रहा है आपके पास उत्तीर्ण होने वाले, तो 20 अगर अनुत्तीर्ण है तो हमारा उत्तीर्ण कितना है, यानी कि जो प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट 80 है। ठीक है, 20 अगर उत्तीर्ण हो गया तो प्रेजेंट 80, और लड़कियों की संख्या का 65% परीक्षा उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण है यानी ये उत्तीर्ण है, ठीक है 65%। अब आइए 6 48 विद्यार्थी और 65 20 और 6 24, यानी कि ये 26 हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ पाए होंगे कि नहीं। 60 का 80%, तो 60 विद्यार्थी का 80% निकालिएगा तो 48 होगा ना, और 40 का 65% निकालेंगे तो 26 होगा। क्यों होगा, तो आप देख लीजिए, ये तो हम समझ रहे हैं कि 2 0 खत्म हो जाएगा। जैसे क्या होगा, 60 का 80% करेंगे तो ये सब चीजें आपको करने आना चाहिए, तो क्या होगा 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 48 हो गया। उसी तरह से आप जो है क्या करेंगे, 40 का 65% उपस्थित है तो 40 का 65% करेंगे तो 65 बटे 100। देखिए ये खत्म हो गया। अब ये काट खूट कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और ये क्या 13 और 2 दूनी 4, 26 आया। ये हमारा 26, इसी 26 को हम लिखे, तो इतना करना आपको नहीं है, ये सब चूंकि आपको दिमाग में करना होगा। तो 48 और 26, तो 48 और 26 क्या है, ये परीक्षा पास करने वाला है, तो परीक्षा पास करने वाला 48 और 26 है कितने में, 100 में। तो इसलिए टोटल कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 74। 100 में 74, तो परसेंटेज में भी वही मान होता है। अगर 100 टोटल विद्यार्थी हो तो 74% या 74 विद्यार्थी, वही चीज हुआ। तो परीक्षा पास करने वाला 74, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ये कीजिएगा, यहाँ बोर्ड मास का प्रयोग करके इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। हम इसका रिजल्ट आपका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा 60 जाएगा, बी नंबर। आप जो है कमेंट करके इसको बताइएगा। आइए, 18 आदमी प्रत्येक दिन 7 घंटे काम करने पर किसी काम को 32 दिन में पूरा करेंगे, तब 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये कुछ नहीं है, ये तो एमडीएच के फॉर्मूला पे आप बैठा दिए। तो क्या होगा, 18 आदमी 7 घंटे काम करके किसी काम को 32 दिन, तो 32 दिन में निपटाते हैं, तो क्या है 14 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिन में निपटाएंगे। ठीक है, तो 8 चौके 32, और ये क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूनी 4, यानी 18 दूना 36 दिन में वो काम हमारा कर देगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 80% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या है। देखिए, एक व्यापारी क्या है 80% पे खरीदता है, तो अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है, तो 100 रुपया के बदले 100 रुपया उसका जो है अंकित मूल्य था, लेकिन वो खरीदा कितना 80 रुपया में, और बेचा क्या अंकित मूल्य पे 10% छूट दे करके, तो यानी बेच दिया वो 90 रुपया में। खरीदा 80 रुपया में, बेच दिया 90 रुपया में। ध्यान दीजिएगा, तो 90 रुपया में बेच दिया तो कितना का उसको फायदा हुआ 10 का, तो 10 का फायदा कितने पे 80 पे, तो 10 अठे 80, यानी कि 100 बटे 8। 100 बटे 8 का मान क्या होता है 12.1/2। देखिए चीजें आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। होगा क्या, देखिए 100 रुपया उसका एमपी है, और एमपी के मूल्य का 80% में वो खरीदा, 80 उसका सीपी हो गया, और एसपी क्या है सेलिंग प्राइस, तो 10% छूट देने के बाद क्या है 90 रुपया में वो बेचेगा, तो सीपी हमारा 80 और सेलिंग हमारा 90, तो प्रॉफिट कितना 10 पे, कितना पे 80 पे,
और गुना 100, अर्थात क्या हो जाएगा 100/8, यानी इसको काटिएगा तो भी और नहीं काटिएगा तो भी ये चीजें आप परसेंटेज में याद रखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ पे सॉरी 2 होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होना है 12/1/2। ठीक है, तो चीजें ये सब चीजें आप अगर ये बोर्ड पे करेंगे या फिर जो है आप कॉपी कलम पे करेंगे तो जो है आपका समय लैप्स होगा, इसमें समय लैप्स करना है। ये सब चीजें आप बिना पेन किए हुए परीक्षा में करके आपको निकलना है, यही जो है समय बचेगा, तो अब अगले हिसाब पे आप उसका समय मेंटेन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, किसी निश्चित संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो 56 शेषफल बचता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो x शेषफल बचता है, तब जो है √5x-2 क्या होगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, किसी संख्या को 65 से विभाजित करते हैं तो 56 शेष बचता है ना। तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो x शेषफल बचता है, यानी शेषफल का मान x मान लिया गया यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, अगर 65 से जो संख्या विभाजित हो रहा है तो हम पहले 65 को देखते हैं, ये 13 से विभाज्य है क्या, बिल्कुल है, 13 से विभाज्य है। 13 से भाग अगर 65 में देंगे तो पूरा पूरी भाग जाएगा, तो इसका मतलब है 65 जिस संख्या को काटेगा पूरा पूरी वो भी 13 को भी वो 13 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब है 65 से जो भी संख्या विभाज्य होगा वो 13 से भी विभाज्य होना ही होना है। अब चलिए 65 से भाग देने के बाद 56 शेष आया, तो अब देखना है कि 56 में 13 से भाग देने के बाद क्या होगा। तो 13 से भाग अगर 56 में देंगे, ये भी आप जो है बिना पेन कलम किए हुए कर सकते। 13 चौके 52, तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, शेष हमारे पास 4 है, इसके बराबर क्या है x दिया हुआ है। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक था इसमें। तो x बराबर 4, तो 4 का मतलब यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 5 के 20, 20 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18, √18 का मान 3 × 9 = 18, यानी ऑप्शन डी। समझ रहे होंगे कि नहीं, क्या होगा √18, तो √18 का मतलब हो गया कि 3 × 3 × 2 √2 का 2 जोड़ा निकल गया, एक और ये √2 रह गया, अर्थात 3√2। तो इस तरह से चीजें आप ये सब करेंगे अभ्यास, तभी आपको समझ में आएगा कि कहां से क्या चीजें सॉर्ट आउट होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है। देखिए 75,000 में एक कार खरीदी, रीमा ₹75,000 में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग पर ₹10,000 खर्च करती है। वह बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की। देखिए ये भी अच्छा है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए है क्या, रितु ने कार खरीदा, तो रितु किससे खरीदा, चीरू से खरीदा, तो यानी चीरू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रितु का क्रय मूल्य। और चीरू किससे खरीद रहा है, तो रीमा से खरीदा, रीमा का विक्रय मूल्य यानी चीरू का क्रय मूल्य, और चीरू का विक्रय मूल्य यानी रितु का क्रय मूल्य। तो इस तरह से जो है चीजें आप देख सकते हैं इसको आसानी से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या देखना है। तो 75,000 में वो खरीद रहा है और 10,000 रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो गया 85,000। ठीक है, 85,000 हो गया। और यह कार क्या है, चीरू 15% के लाभ पे, तो 15% का मतलब आप जो है फ्रैक्शन में निकालेंगे तो समझ सकते हैं क्या होगा, जो है 3/20, यानी 3/20 का मतलब हो गया क्या है, 20 का चीज 23 में बेचा, यानी गुने 23/20। ये सब चीजें आपको मन में करना है। 10% का मतलब हो गया 1/10 फ्रैक्शन में, तो 10 का चीज 11 में, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा गुने 11/10। आइए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और बच जाएगा कितना, कुछ नहीं 5, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब देखिए ये गुना कीजिए, 5 या 15 और 15 एकम 15, यानी कि लास्ट में 5 आपका आना है, तो लास्ट में 2 ऑप्शन ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। ध्यान दीजिए, अब 11 से गुना करना आसान है, तो 11 से गुना कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, और 4 2 6 हो गया, और ये 4 हो गया गुने 23। आइए 23 बचे 115, 5 हो गया, यानी बाकी रह गया इतना 23 सत्ते 161, 161 और 11 यानी कि कितना हो जाएगा 172, यानी 172 का मतलब हो गया 2। तो लास्ट में आपका 25 यहाँ पे है, यहाँ पे 75 है, इसलिए ऑप्शन आपका डी चला जाएगा। अब जो हम ज्यादा गुना करेंगे नहीं, क्योंकि समय को बचाना है, समय ही मेन इंपॉर्टेंस है इसमें, तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा डी, अर्थात डी का मतलब हो गया 1,07,525 रुपये। अब इसको गुना भी करेंगे तो यही उसका क्रय मूल्य, यानी रितु का क्रय मूल्य, चीरू का विक्रय मूल्य, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से चलिए, इस सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।